सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोहित और आज हम सभी सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी निमंत्रण का दूसरा भाग। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेंकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठकर तो चले गए थे, पर कुतूहलवश अभी तक द्वार पर दबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी, उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह कुछ ज्ञात न हुआ था। इतने में फेकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ नेता है बेटा। अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटे राम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे थे। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि को अभी अपने प्रश्न का उत्तर ना मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटे राम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का, दुष्ट। चिंतामणि, मैं कहे देता हूं, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में ना ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक ना सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर ना हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम जी को एक एक पग आगे बढ़ाना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुल की चाल से चले जाते थे, और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था, पीछा ना छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटे राम धोती के ढीले हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है। फेकू, बता दें तो हमें मिठाई दोगे ना। चिंता, हाँ दूंगा, बताओ तो सही। फेकू, रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी। फेकू, यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहां भोज होगा वहां कुछ भीड़ भाड़ होगी ही, पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटे राम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े कराह रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबराकर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र, यहां कहीं गड्ढा भी तो नहीं है, कहीं तुम्हारे गिरने से तो नहीं हो गया। मोटे, तुमसे क्या मतलब, तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंता, मैं यहां कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठे राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं है। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो। मोटे, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आए। चिंता, दूसरा कोई यह बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछ आओ। मोटे राम यह भस्मक व्यंग्य ना सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंता, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे, ओह, ये हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है, क्या तुम्हारी तरह की ये रंटत विद्या है, जितना कहो उतना रच दें। मोटे, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डालें,
किंतु इतना अवकाश किसे है। दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्वे, उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार हैं। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमीरती, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रैताप से कम न थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थीं। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगटूट भागे, पीछे फिरकर भी ना देखा। चिंतामणि ने बहुत ललकारा पर मोटेराम के कदम ना रुके। चिंता, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंता, अजी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। फक्की तैयार है ना? सोना, फक्की लिए तो कब से बैठी हूं। तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटे, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है लोभी है, बुक्खड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं। जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि नहीं है, भूल गए होंगे, बुलाने को आदमी भेजें। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है, वह मर भूखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूं, कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ, थोड़ी फक्की लाओ, बालकों को भी खिला दी है ना। सोना, उन्हें तो मैंने सांझ को ही खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं। सोना, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे थे तो मैंने 1 पैसे का चबेना मंगवा दिया। सबके सब ऊपर बैठे खा रहे हैं। सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पीसकर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़ के ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगवाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी 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 छी, जरा भी बुद्धि नहीं है। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि कोई सुनता ही नहीं था। मोटे, रोते ही थे ना, रोने देती। रोने से उनका पेट ना भरता, बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखा और कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं। अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और ना आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो, हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहिबा के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशाल काया एवं तेजस्विनी महिला थीं। इस समय वे कारचोलीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था।
पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? देखें तो कितने प्यारे लग रहे हैं। मोटे, बस रानी साहब पूछे नहीं, करता क्या आखिर, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार ना करा। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित ना होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न ना किया और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद ना आया, ना यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीसकर देखा, तब रहा सहा हवास भी गायब हो गई। फेकूराम ने कहा, हम बताते हैं, भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी है। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, कैसे है कैसे? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवा रखा है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे, सरकार इन्हें बालक ना समझें, इनमें जो सबसे छोटा है वह 2 पत्तल खाकर उठेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। क्या पंडित मोटे राम रानी साहिबा के सामने अपनी इज्जत अंत तक बचा पाएंगे, या फिर उनके लड़कों की मूर्खता के चलते उनका भांडा फूट जाएगा? ये हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियाँ सुननी पसंद है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका मोहित आपसे विदा लेना चाहूँगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।